अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात कठुआ एनकाउंटर की, जिसका आज दूसरा दिन है। सेना और सुरक्षा बल के जवान जंगल में छिपे 5 से 6 आतंकियों की घेराबंदी कर रहे हैं, जो कि रह रहकर फायरिंग किए जा रहे हैं। जवानों की तरफ से भी आतंकियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। हालांकि अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। दरअसल जिस इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है वो सान्याल गांव के नजदीक है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरी सावधानी के साथ ऑपरेशन कर रही हैं ताकि जानमाल का नुकसान न हो। वहीं ऑपरेशन में लगे जवानों की मदद के लिए सान्याल गांव के लोगों ने लंगर सेवा शुरू कर दी है। एलओसी से महज 5 किलोमीटर दूर जंगल में गूंजती गोलियों की आवाज और चप्पे चप्पे पर हथियारों से लैस जवान, जिन्होंने आतंकियों के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जमीन पर अगर जवानों की मुस्तैदी है तो आसमान में ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि आतंकियों को बच निकलने का मौका न मिले। आतंकियों के साथ चल रही ये मुठभेड़ एक दिन पहले शाम करीब 6:30 बजे शुरू हुई थी, लेकिन रात होने की वजह से एनकाउंटर को रोक दिया गया था और सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और एनएसजी की टीमें शामिल हैं। कश्मीर के कठुआ जिले के सन्याल गांव में यही वो इलाका है जहां पर कल शाम को एक भीषण मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। दरअसल सुरक्षा बलों को एक जानकारी कल शाम को मिली थी, यहाँ पर जंगल का इलाका है, वहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनकी कई सारी टीम पहुंची, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, सीमा सुरक्षा बल की टीमें हो, साथ ही में भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की जो टीम्स है वो भी यहाँ पहुंची और इस पूरे इलाके को घेर लिया गया। कई टीम्स यहाँ पर चप्पे चप्पे को खंगाल रही है और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके जो कि इस इलाके में छिपे हुए हैं, और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। सुरक्षा एजेंसियों को जंगल में छिपे इन आतंकियों के बारे में सूचना इलाके की एक महिला और उसके पति ने दी, जो एक दिन पहले जम्मू के कठुआ में नियंत्रण रेखा के पास हीरानगर सेक्टर में जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए थे। तब वहां घने जंगल में उन्होंने आतंकियों को देखा। चश्मदीद महिला के मुताबिक आतंकवादियों ने उसके पति को पकड़ लिया और फिर महिला को भी अपने पास बुलाया, लेकिन पति के इशारे पर वो वहां से भाग निकली और दूर जाकर शोर मचाया। महिला की आवाज सुनकर 2 और लोग वहां आ गए। इस बीच उसका पति भी आतंकियों के चंगुल से बच निकला और फिर दोनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। महिला ने दावा किया कि जंगल में छिपे आतंकियों की संख्या 5 है और वो काले कपड़े पहने हुए हैं और उनके पीठ पर बैग भी है। जैसे ही आगे गए 5 उग्रवादी बैठे, उधर आतंकवादी 5 थे। 3 ने इनको पकड़ लिया, आपके पति को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा मैंने आवाज दी कि क्या हुआ भाई? बोला भाई आओ लकड़ी खींचनी है बाहर। पति बोले आओ अंदर, लकड़ी खींचनी है बाहर, लकड़ी बाहर ही है। मैं जैसे ही आगे गई, एक ने जहाँ से पकड़ा, दोनों ने बाजू पकड़ी। आपको भी पकड़ लिया? नहीं, इनको ही पकड़ा था। आपके पति? मैं थोड़ी पीछे थी। पति जैसे दीवार है ना, दीवार जितना फैसला था। तो हथियार थे उनके पास? बंदूकें? हथियार थे। एक ने हथियार ऐसे छोड़ा था हथियार। आपके पति के? बाकी वालों के हथियार मैंने नहीं देखे। पीठू पहने, इतना इतना दाढ़ा, काले कपड़े, कमांडो वाले कपड़े थे। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की इतनी सटीक खबर मिलते ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और बिना वक्त गवाए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तभी आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित इस कठुआ जिले में पहले भी आतंकवादी सीमा पार करके घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, लिहाजा ऑपरेशन में लगी एजेंसियां आतंकियों को बच निकलने का कोई मौका नहीं देना चाहती, इसीलिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस बीच आतंकियों के खिलाफ चल रहे इस ऑपरेशन में लगे जवानों की मदद के लिए सान्याल गांव के लोग भी आ गए और उन्होंने जवानों के नाश्ते, खाने और पानी का इंतजाम किया। सुरक्षा बल जो कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तैनात है आतंकवाद विरोधक अभियान में,
उनके लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के इस गांव के लोगों ने काफ़ी अच्छी पहल है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, रोटियां बनाई गई हैं, सब्जी बनाई गई है और यहाँ पर जो सुरक्षा बल जो हैं, जो भोजन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पर भोजन बन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता बना था, अब यहाँ पर लंच की तैयारी भी हो रही है। यानी कि जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर कई घंटों से तैनात हैं, कल शाम से जो तैनात हैं यहाँ पर गांव के इलाके में भी, और वो जवान भी जो कि जंगल के इलाके में गए हैं आतंकवाद विरोधक अभियान के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर उन्हें खाने की व्यवस्था की है। तो आप भोजन लेकर जा रहे हैं? भोजन लेके जा रहे हैं, आर्मी वाले जवान हमारे, उनके लिए भोजन लेके जा रहे हैं। उनके लिए भोजन लेकर जा रहे हैं। जी। जम्मू के कठुआ में चल रही इस मुठभेड़ को देखते हुए पंजाब पुलिस भी अलर्ट हो गई है और उसने जम्मू से लगने वाले इलाकों में न सिर्फ गश्त बढ़ा दी है, बल्कि जम्मू कश्मीर से पंजाब में दाखिल होने वाले गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई है, जिसकी एक तस्वीर पठानकोट से सामने आई। वहां पुलिस के जवान बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की जांच करते दिखाई दिए। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਾਈਟ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਨਾਈਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ J&K ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਮਿਆਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਮਰੋੜ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਧਾਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਲਟੀਪਲ ਟੀਮਸ ਆਊਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਘਾਤਕ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ QRTs, ERV ਵਹੀਕਲ, ਸਾਰੇ SHOs, GO ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उधर अनंतनाग जिले में सुरक्षा बल के जवानों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहां जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया और मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट, अनंतनाग से मीर फरीद और पठानकोट से पवन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात यमुना सफाई से जुड़ी गुड न्यूज टुडे की मुहिम की। अपनी इस मुहिम के तहत अब हम दिल्ली के बाद यूपी के नोएडा पहुंचे, जहां नोएडा प्राधिकरण शहर के 3 इलाकों में PPP मॉडल के तहत हॉर्टिकल्चर वेस्ट के निपटारे के लिए डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारी में है। इनमें एक डंपिंग यार्ड सेक्टर 150 के डूब क्षेत्र के खसरा नंबर 2 पर बनाने की योजना है। ऐसे में इस इलाके के हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और पर्यावरणविद भी यमुना के डूब क्षेत्र में बनने जा रहे इस डंपिंग यार्ड को लेकर चिंता जता रहे हैं। ऊंची ऊंची हाउसिंग सोसाइटी और इन हाउसिंग सोसाइटी से कुछ दूरी पर यमुना नदी, जिसकी सफाई को लेकर दिल्ली में तो तेजी से काम शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली के पास नोएडा में यमुना के डूब क्षेत्र में डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका सबूत है नोएडा प्राधिकरण की ओर से जारी ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसमें शहर के 3 इलाकों सेक्टर 59 ग्रीन बेल्ट, सेक्टर 117 पार्क के पास और तीसरा स्थान सेक्टर 150 के डूब क्षेत्र में खसरा नंबर 2, जहां PPP मॉडल के तहत हॉर्टिकल्चर वेस्ट के निपटारे के लिए तैयारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि इन जगहों पर हॉर्टिकल्चर वेस्ट से खाद और अन्य चीजें बनाई जाएंगी। दिल्ली से ही सटे नोएडा में गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ पर यमुना के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे यमुना को आने वाले वक्त में नुकसान हो सकता है। हम मौजूद हैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में और यहाँ से आप देखिए हम इस वक्त एक सोसाइटी के टॉप फ्लोर पर हैं और यहाँ से आप देखिए आपको ठीक सामने यमुना दिखाई पड़ रही है। अब यमुना के पहले का जो इलाका सारा देख रहे हैं आप, उसे डूब क्षेत्र कहते हैं और नोएडा अथॉरिटी कह रही है कि इसी डूब क्षेत्र में एक डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा। डंपिंग यार्ड यानी कि वो जगह जहाँ पर शहर भर का कूड़ा लाकर उसे रिसाइकल किया जाएगा या जो भी उसका करना है वो सब काम किया जाएगा। हालांकि दलील इसमें दी जा रही है कि ये डंपिंग यार्ड हॉर्टिकल्चर का होगा, मतलब जो फूल पत्ते पौधे हुए उनका डंपिंग यार्ड होगा, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के निवासी हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोग, वो परेशान हो गए खबर सुनकर।
लेकिन जब से नोएडा प्राधिकरण का ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सामने आया है, आसपास की हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में इन लोगों ने अपनी इन्हीं चिंताओं को जाहिर किया और कहा कि यमुना नदी के किनारे डंपिंग यार्ड बनाने का फैसला गलत है। आप लोग की क्या आपत्ति? देखिए, अथॉरिटी का ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। 150-151 में सोसाइटीज़ में 20,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और अगर डंपिंग यार्ड यहाँ बन गया, अभी ये कह रहे हैं फूल पत्ते का बनेगा, लेकिन बाद में ये क्या डंप करेंगे कोई नहीं जानता ना, तो इसलिए हम लोग परेशान हैं कि यहाँ डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए। डंप यार्ड जब बनेगा तो आप सामने देख सकते हैं कि जमुना के पास जितना भी एरिया है वो डूब क्षेत्र का है और जमुना वहीं से बहती है। जब किसी चीज को आप डंप करेंगे तो डंप करने के संग संग सारे का कूड़ा वो सब सोसाइटी का आना शुरू हो जाएगा और एक अपनी जो बैल्कनी में लोग खड़े होकर आज के डेट में स्वच्छ हवा लेने की बात कर रहे हैं वो लेना बंद कर देंगे, क्योंकि डंप यार्ड बनने के बाद सारे जो भी पॉश एरिया की बैल्कनीज हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे आपको कचरा कहीं फेंकना भी था तो वो डूब एरिया में क्यों, जमुना के, क्योंकि आप देखिए इससे वाटर टेबल पूरा अंदर का उसका पॉल्यूशन जो है, वाटर मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट होगा। साथ में यमुना में जब भी पानी ज़्यादा होगा तो उसके साथ में वो कचरा पूरा बह के आगे जाएगा तो यमुना को पॉल्यूट करेगा पूरा। बाकी और जो हमारे साथियों ने जैसे बताया कि हम लोग तो उसको, हमारे को तो हमारी डे टू डे लाइफ पूरी इम्पैक्ट होगी उससे। लोगों की तरह ही पर्यावरणविद भी नोएडा प्राधिकरण के इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं और इसे एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन बता रहे हैं। एक और चीज जो हमने देखी है बतौर पर्यावरणविद, ये डूब क्षेत्र में किया जा रहा है, जबकि फ्लड प्लेन में यमुना के डूब क्षेत्र में इस तरह की एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का और एनजीटी के नॉर्म्स का एक खुला उल्लंघन है। फ्लड प्लेन के एरिया में जो बड़ा ही एक तरह से फर्जाइल होता है, वहाँ का इकोसिस्टम अलग होता है, वहाँ पर बालू काफ़ी होती है, वहाँ का वेजिटेशन अलग होता है, कहीं ना कहीं वहाँ हैवी मशीनरीज जाएंगी, इक्विपमेंट्स लगेंगे, वहाँ पर केमिकल्स का भी उपयोग होगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा एक मिनिमम लेवल का, तो आग भी लगेगी उसमें, क्योंकि अभी जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट डंप किया जा रहा है वो सिटी सेंटर सेक्टर 25 के आसपास किया जा रहा है। खूब आग लगती है, हफ्ता भर तक आग लगी रहती है। तो लोगों की चिंताएं जायज हैं, पर्यावरण की भी इसमें कई चिंताएं सामने आ रही हैं और ये कानून के खिलाफ। खबर तो ये भी है कि सेक्टर 150 के लोगों से पहले सेक्टर 117 के लोग भी नोएडा प्राधिकरण की इस योजना पर आपत्ति जता चुके हैं और इस सिलसिले में वो प्राधिकरण को एक ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं महसूस करने वाली कृत्रिम त्वचा की, जिसे आईआईटी मंडी में 12 लोगों की टीम ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। रोबोटिक हैंड से जुड़ी ये त्वचा तापमान, दबाव और सतह के साथ दूसरे अनुभव भी कराएगी। किसी हादसे से हाथ गंवा चुके लोगों के लिए कारगर साबित होगी। प्रोस्थेटिक हैंड की जगह विशेष रोबोटिक हैंड का विकल्प भी मिल पाएगा। ये स्किन 4 से 5 साल तक चल सकती है। हालांकि तेज गर्मी और अधिक ठंड को लेकर स्किन का टेस्ट होना अभी बाकी है। सामान्य सा दिखने वाली ये रोबोटिक हैंड बेहद खास है। इसकी वजह इस पर लगा डिजिटल स्किन है, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। ये स्किन तापमान, दबाव और किस तरह की स्किन है ये भी पहचान जाएगी। इस डिजिटल स्किन का इस्तेमाल रोबोटिक हैंड के लिए किया जाएगा। इसका जो मेन एप्लीकेशन या उपयोग होगा वो प्रोस्थेटिक हैंड है। जैसे जिनके हाथ नहीं है उनके हाथों में अगर हम रोबोट लगा दें तो वो रोबोट ब्रेन से टच होके डिसीजन नहीं ले पाता, तो ये क्या करेगा, हाथ डायरेक्टली डिसीजन ले सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को छू के कि वो गर्म है, ठंडा है, या फिर उसको पकड़ने में कितने प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर किसी वजह से हाथ नहीं होने पर उसकी जगह प्रोस्थेटिक हैंड लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति कई तरह के काम तो निपटा लेता है, लेकिन अपने कृत्रिम हाथ में पकड़ी हुई वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाता। हालांकि इस खास तरह की डिजिटल स्किन के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर हम टमाटर को पकड़े तो हमें एक पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए होता है, या फिर आलू को पकड़े तो प्रेशर चाहिए होता है। स्किन के द्वारा हम वो प्रेशर का डिटेक्शन कर सकते हैं और कितना प्रेशर ज़रूरत है वो हम निकाल के देख सकते हैं। तो स्किन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये हमारा आर्टिफिशियल स्किन भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ दिखा सकता है। यानी किसी
हादसे में हाथ गंवा चुके लोगों के लिए ये बेहद कारगर साबित हो सकता है। अगर किसी वजह से उनके हाथ नहीं है तो उन्हें हौसला हारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कृत्रिम स्किन से जुड़ा रोबोटिक हैंड इस तरीके से काम करता है जैसे सामान्य लोग अपने हाथों से करते हैं। IIT मंडी की 12 लोगों की टीम पिछले 2 साल से इस आर्टिफिशियल या कहे डिजिटल स्किन को और बेहतर बनाने में जुटी हुई है। कृत्रिम स्किन बनाने के लिए PDMS यानी रबर जैसी जेली के अंदर हाइड्रोजेल भरा गया है। अगले चरण में डिजिटल स्किन को ग्लव्स पर लगाया जाएगा, फिर किसी छोटे बच्चे की तरह उस पर ग्लव्स के जरिए रोबोटिक हैंड को चीजें पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। IIT मंडी की तरफ से तैयार की गई स्किन सामान्य तापमान में 4 से 5 साल तक काम कर सकती है। ज्यादा गर्मी या प्रचंड गर्मी में कारगर साबित होने के लिए आर्टिफिशियल स्किन पर अगले 1 साल तक अभी और शोध किया जाएगा। अभी जो मटेरियल हमने यूज़ किया, 2 मटेरियल बेसिक्स मटेरियल जो है, एक PDMS सबस्ट्रेट है जो कि एक रबर जैसे जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमने हाइड्रोजेल कंडक्टिव जेल होता है उसको हमने उसमें फिल किया है। जो मटेरियल हमने यूज़ किया है नॉर्मल टेम्परेचर में ये काफ़ी दिन तक चलेगा। मीन्स लाइक आप कह सकते हैं कि मोर देन 4 ईयर्स 5 ईयर्स आगे काफ़ी दिन तक चल सकता है। हाँ, ज़्यादा तेज़ गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है उसमें हमें इसको और भी टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो विदिन 1 ईयर तक हमारी कोशिश रहेगी कि विदिन 1 ईयर तक ये पूरा टेस्टिंग सब हो जाए। ये हेल्पिंग रोबोट अस्पतालों में नर्स के लिए मददगार साबित हो सकता है। इसके आदेश देने के लिए कई तरह के माध्यम का विकल्प भी मौजूद है, जिनमें अलेक्सा की तरह वायर कमांड के अलावा बटन कमांड और दूसरे विकल्प भी शामिल है, जिससे अस्पतालों में सफाई, दवा या इंजेक्शन की सही जगह पर रखना जैसे काम शामिल होंगे, जिससे ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों और नर्सों को काम करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। मंडी से संवाददाता धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर की वादियों में ट्यूलिप के रंग बिखरे पड़े हैं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में कायनात की खूबसूरती जैसे आपका स्वागत करने को बेकरार है। 70 वैरायटीज और बेशुमार रंग आपको दंग कर देंगे। ट्यूलिप गार्डन यहां बुधवार से पर्यटकों के लिए खुल रहा है। ट्यूलिप के फूलों की अहमियत और एशिया के इस सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। ट्यूलिप के फूल दुनिया में सबसे हिस्सास यानी सेंसिटिव फूल माने जाते हैं। जहां ये किसी खास वातावरण में उगते हैं वहीं पर इनकी समय सीमा जो खिलने की होती है वो मात्र 1 से 2 हफ्ते तक रहती है, लेकिन जब ये खिलते हैं तो एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। देश में कश्मीर मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर कुदरती तौर ट्यूलिप उगाए जाते हैं और पहले अप्रैल के शुरू में ये फूल खिलते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है मार्च के दरमियान में ही यानी मार्च के अंत में ये फूल खिली जाते हैं। यही कारण है कि अब बुधवार से श्रीनगर का प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। हर साल हजारों की तादाद में देश विदेश से लोग और पर्यटक कश्मीर में एशिया के इस सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप के फूल, रंग बिरंगी फूल देखने के लिए पहुंचते हैं और जो अब पर्यटन के लिए आकर्षण का एक केंद्र बन गया है। अशरफ वानी, ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर। प्रेस अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।